हाय एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी क्लास 69 देखेंगे, क्योंकि आप सब ने कहा था कि डैफोडिल्स मैंने नहीं पढ़ाया है और सच में मैंने पढ़ाया नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मतलब थैंक यू कि आपने मुझे बताया कि हाँ डैफोडिल्स नहीं है। अगर कोई चीज़ छूट जाती है ना तो प्लीज़ आप मुझे एक बार बता दीजिए, मतलब ये किया कीजिए ना कि एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए हाँ कि मैम ये चीज़ें छूट गई हैं या ये प्ले छूट गया है। जैसे पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से चीज़ें निकल भी जाती हैं, तो आपको पता है तो आप मुझे याद दिला सकते हैं। तो डैफोडिल्स मैंने नहीं पढ़ाया था तो मैंने सोचा इसको कवर कर दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम यूं ही जब पता चल गया कि हाँ ये छूट गया है तो इसको हम मतलब यूं ही नहीं जा सकते, मतलब इसको छोड़ा नहीं जा सकता ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैफोडिल्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम, एंड बाकी जो आपकी रिवीजन सीरीज है वो चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आज भी हो सकता है आपको मिल ही जाए। ओके, साथ ही साथ ये मेरी थ्योरी क्लास 69 है। आपको इसकी जो प्रीवियस क्लास देखनी है तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस के आप जाएंगे, हिना इंग्लिश क्लासेस के, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी इसकी प्रीवियस क्लास आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट करिए। और बाकी ये आपको अगर आने वाली टीजीटी मतलब आपके 3-4 जून के लिए प्रैक्टिस करनी है, 3-4 जून क्या आपके आने वाली जो भी टीजीटी की वैकेंसी है उसमें आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। 8000 ये आपके अपकमिंग टीजीटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लीजिएगा। ये फैक्ट पीडीएफ है। बाकी ये जीआईसी की फैक्ट पीडीएफ है, ये एलटी मेंस का है। आपको लेना है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और सारी पीडीएफ जो भी पीडीएफ आपको चाहिए इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके मिल जाएगी, व्हाट्सअप करेंगे। तो डैफोडिल्स की अगर हम बात करेंगे तो इस पोएम का जो टाइटल है वो है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये इसका पोएम टाइटल है। पोएम टाइटल पूछा जाएगा तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये पोएम टाइटल है। और इसका जो पॉपुलर टाइटल है वो है डैफोडिल्स, है ना। डैफोडिल्स इसे ना डैफोडिल्स भी कहते हैं। डैफोडिल्स क्या होता है? डैफोडिल्स एक प्रकार का ना पीला जो स्प्रिंग फूल होता है, मतलब जो स्प्रिंग सीजन में होता है ना, जो स्प्रिंग सीजन में खिलता है वो पीला फूल होता है, उसे डैफोडिल्स कहते हैं। तो पोएम टाइटल मैंने बताया आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। पॉपुलर टाइटल डैफोडिल्स, पोएट वर्ड्सवर्थ, ये टाइम पीरियड है वर्ड्सवर्थ का। कंपोजिशन कब इन्होंने किया था डैफोडिल्स को? तो 1804 में इसे उन्होंने लिखा था डैफोडिल्स को। पब्लिश कब किया था? तो 1807 में। वर्ड्सवर्थ की मोस्ट ऑफ द पोएम आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द पोएम्स वर्ड्सवर्थ के 1800 वाले कलेक्शन में पब्लिश हुए हैं। ये एक कलेक्शन था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स का, है ना। पोएम्स का कलेक्शन था, 1807 में ही पब्लिश हुआ था डैफोडिल्स भी, आपने ध्यान रखना है। कौन सा लिटरेरी मूवमेंट? ऑब्वियसली रोमांटिसिज्म था। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आखिर उन्होंने ये डैफोडिल्स लिखा कहाँ से इनको प्रेरणा मिली, है ना। तो हुआ क्या कि अ वॉक द पोएट टुक विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ अराउंड, ये ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1802 को क्या हुआ था कि वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? लेक डिस्ट्रिक्ट, ऑन 15 अप्रैल 1802। तो 15 अप्रैल 1802 को वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में अल वाटर झील के किनारे टहल रहे थे। कहाँ पे? उल्स वाटर झील के किनारे, ठीक है। अल्स वाटर झील ये एक लेक है जो लेक डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, ठीक है। उल्स वाटर झील, तो ये ध्यान रखना है। ग्लेकॉइन बे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, यहाँ से सोर्स मिला था। डोरोथी रिकॉर्डेड द इनकाउंटर विद डैफोडिल्स इन हर फेमस ग्रासमेयर जर्नल विच हैवली इंस्पायर्ड द पोएम। तो डोरोथी ने क्या किया था, इनकी बहन डोरोथी ने डैफोडिल फूलों को देखने की इस खूबसूरत घटना को उन्होंने अपनी फेमस डायरी ग्रासमेयर जर्नल में लिखा था, ठीक है, लिखा था। और इसी डायरी और घटना से प्रेरित होकर वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखा। तो अल्स वाटर, ध्यान रखना, अल्स वाटर, ठीक है, मतलब लेक डिस्ट्रिक्ट के अल्वा वाटर, मतलब अल वाटर झील के किनारे टहल रहे थे अपनी बहन के साथ। रिलेशन टू रोमांटिक पोइट्री, इनका रोमांटिक पोइट्री से क्या रिलेशन है इस पोइट्री का? तो ये ध्यान रखना, ये एक रोमांटिक लिरिक है। इट इज़ द क्विंटेसेंशियल रोमांटिक लिरिक, ये एक क्या है? रोमांटिक लिरिक है। और परफेक्टली एम्बॉडिंग वर्ड्सवर्थ ओन डेफिनेशन ऑफ पोइट्री as the spontaneous overflow powerful feeling that takes its origin from emotion recollected in tranquility।
तो ये वर्ड्सवर्थ की खुद की पोइट्री की परिभाषा, ये वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की जो डिफिनीशन है वो वर्ड्सवर्थ ने खुद दिया। ये वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डिफिनीशन है जो ये पूरी तरह से प्रूव करती है, ठीक है। मतलब जो पोइट्री होती है वो जो हमारे पावरफुल इमोशन का उफान है ना, जो शांति के पलों में याद की गई इमोशन से पैदा होती है। बाकी इसमें पूछा क्या जा सकता है एग्ज़ाम में, इसके ना डेट पूछी जा सकती है, पब्लिकेशन डेट पूछी जा सकती है। तो 1807 याद रखना है, 1804 इसके लिखने का टाइम है, 1807 इसके पब्लिकेशन का टाइम है। कॉन्सेप्ट ऑफ द इनवर्ड आई ये पूछा जा सकता है ना, इनवर्ड आई के जो कॉन्सेप्ट है, इसकी राइमिंग, इसकी एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ डोरोथी वर्ड्सवर्थ, और डोरोथी वर्ड्सवर्थ के इन्फ्लुएंस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या है इस पोयम में। ये समरी मैंने दे दिया है, बाकी पोयम तो ले लेना चाहिए था बट पोयम मैंने नहीं लिया है, समरी मैंने आपको दे दिया है, बाकी फिर आपको मिल जाएगी इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है। अब इसकी समरी अगर हम देखेंगे ना तो शुरुआत में ये होता है लोनली वांडरिंग, यानी कि पोइट्री की शुरुआत कैसे होती है। पोएम बिगिंस विद द पोएट वांडरिंग एमलेसली, ठीक है, एंड फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ सॉलिटरी क्लाउड फ्लोटिंग ओवर द हिल्स। ये पोएम की स्टार्टिंग है। पोएट जो है ना वो अकेले भटक रहे हैं। पोएम की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि पोएट बिना किसी उद्देश्य के भटक रहे हैं और ख़ुद को दुनिया से कटा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोएट अपनी तुलना पहाड़ियों घाटियों के ऊपर जो अकेले तैरते हुए जो बादल है ना उससे करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पोएट अपनी तुलना लोनली एज अ क्लाउड से करते हैं, ठीक है। सॉलिटरी जो क्लाउड है, जो लोनली क्लाउड है, उससे अपनी तुलना करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सडनली ही एनकाउंटर्स अ वास्ट सीमिंगली एंडलेस बेल्ट ऑफ गोल्ड डैफोडिल्स ग्रोइंग अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तभी क्या होता है, अचानक उन्हें बे मतलब क्या होता है, खाड़ी। तभी क्या होता है, अचानक उन्हें खाड़ी के किनारे और पेड़ों के नीचे उगे हुए एक सुनहरे डैफोडिल, है ना, सुनहरे फूलों की एक बहुत बड़ी और कभी न खत्म होने वाली कतार दिखाई देती है। और वो फूल ठंडी हवा में झूम रहे थे, फ्लटर कर रहे थे और नाच रहे थे। मतलब हवाएं चल रही थी, अब फूल क्या कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे, झूम रहे थे एंड डांस कर रहे थे। इन्होंने क्या देखा, मतलब ये अचानक से ये भी जैसे बादल बिना उद्देश्य के चल रहे हैं तो ये भी बिना उद्देश्य के घूम रहे थे। तभी इनकी नज़र एक सुनहरे फूलों पर पड़ी, और ऐसे सुनहरे फूलों पर पड़ी कि वो कभी ना खत्म होने कतार में दिखाई दी। मतलब जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी तहाँ तक वो फूल थे और वो ऐसे झूम रहे थे ठंडी हवा में और नाच रहे थे। जॉयफुल मोमेंट ऑफ नेचर, द पोएट इज कैप्टिवेटेड बाय द जॉयफुल एनर्जेटिक मूवमेंट ऑफ द फ्लावर्स विच आउटडू द स्पार्कलिंग waves of the lake in their glee. He stares at them entranced but unaware of the profound wealth the experience has brought him. तभी होता क्या है, तभी पोएट को ना पोएट जब वो फूलों को देखते हैं ना तो पोएट उन फूलों की खुशी और उसकी जो ऊर्जा से भरी गति को देखकर बहुत ज़्यादा इंथ्रिल हो जाते हैं। वो देखते हैं ना कि फूल कैसा झूम रहे हैं, नाच रहे हैं हवा में, हवा जैसे जैसे चल रही है, तो वो देखते हैं कि फूल कितने खुश हैं, कितनी ऊर्जा से भरे हुए हैं, है ना। तो मतलब फूलों की जो खुशी है, जो ऊर्जा से भरी गति को देखकर पोएट क्या हो जाते हैं, इंथ्रिल हो जाते हैं, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन फूलों की जो खुशी है वो झील की चमकती लहरों के नाचने से भी ज़्यादा थी। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया कि वो जो फूलों की खुशी थी ना, उसकी खुशी झील में जब चमकती जो लहरें होती हैं उनसे ज़्यादा थी। तो पोएट यहाँ पे क्या करते हैं, जो पोएट हैं वर्ड्सवर्थ है, वो एकटक देखते रहते हैं, किसको, उसी डैफोडिल्स को। लेकिन उस वक्त उन्हें ये एहसास नहीं होता कि ये सीन, ये जो दृश्य है, इस दृश्य ने उन्हें कितना बड़ा एक वेल्थ दे दिया है। वेल्थ मतलब यहाँ पे कौन सी वेल्थ की बात हो रही है, आध्यात्मिक खजाना। मतलब वो जो फूलों को देख रहे थे, फूल झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, तो उनको ये सब देख कर इतनी खुशी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि इस सीन ने पोएट को एक आध्यात्मिक खजाना दे दिया है, वेल्थ दे दिया। Lasting memory, in the final stanza the poem shifts to the present whenever the poet is lying on his couch in a vacant or pensive mood, the memory of daffodils flashes upon his imagination. लास्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं, लास्ट स्टैंजा में पोएट्री प्रेजेंट समय में आ जाती है। अब वो वहाँ से हट गए हैं, मतलब अब वो डैफोडिल्स के पास नहीं है, अब वो अपने घर पे आ गए हैं पोएट। और अब जब भी पोएट अपने घर पे सोफे पर खाली दिमाग यानी कि वैकेंट या पेंसिव मूड में लेटे होते हैं, यानी कि खाली दिमाग या उदास मूड में लेटे होते तो उसकी कल्पना में यानी कि उनके इनवर्ड आई में
उन डैफोडिल्स की याद चमक उठती है। मतलब वो डैफोडिल्स की पिक्चर को, डैफोडिल्स की सीन को याद करने लग जाते हैं। कब? जब वो अपने घर पर खाली सोफे पर खाली और उदास मूड में लेटे रहते हैं। इनवर्ड हैप्पीनेस, दिस मेमोरी ब्रिंग्स इमेंस स्पिरिचुअल जॉय, क्यूरिंग हिज लोनलीनेस एंड मेकिंग हिज हार्ट डांस विद द डैफोडिल्स। और जब वो याद करते हैं डैफोडिल्स को, उस काउच पर बैठकर वैकेंट एंड पेंसिव मूड में डैफोडिल्स को याद करते हैं, तो यह याद उन्हें अपार आध्यात्मिक खुशी देती है। मतलब वेल्थ देती है, वो वेल्थ नहीं सोना चांदी वाली, आध्यात्मिक वेल्थ देती है जब वो डैफोडिल्स के उस सीन को याद करते हैं, और उनके अकेलेपन को वो दूर कर देती है। यानी कि पोएट का जो अकेलापन है, जब वो डैफोडिल्स को याद करते हैं, डैफोडिल्स के फूलों की एक कतार को याद करते हैं, तो पोएट का जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है और उनका दिल खुशी से भर जाता है। और वो डैफोडिल्स के साथ, जैसे डैफोडिल्स हवा में नाच रहे थे, झूम रहे थे, पोएट भी डैफोडिल्स के साथ नाचने लगते हैं। तो ये थी पोएम। ठीक है, पोएम मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब नहीं पढ़ाया, समरी बता दिया है। एक बार एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा आपका 3-4 जून को ना, देन मैं क्या करूँगी, सारी पोएम सिर्फ पढ़ाऊँगी आपको। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये लिरिक पोएम है जिसमें आपको 24 लाइंस मिल जाएंगी। मतलब बड़ी पोएम है, इस वजह से मैंने इसको पढ़ाया नहीं। ठीक है, इसकी समरी सिर्फ बता दिया है। तो ये लिरिक पोएम है जिसमें आपको 24 लाइंस मिल जाएंगी, जो कि एक लिरिक पोएम है। स्टैंजा डिवीज़न क्या है कि इंटू 4 स्टैंजा विथ 6 लाइंस ईच, सस्टेट में लिखी गई है। मतलब इसमें आपको 4 स्टैंजा मिल जाएगा और पर स्टैंजा 6 लाइन का है। मीन्स आप कह सकते हैं ये पोएम सस्टेट में लिखी गई है। राइमिंग स्कीम ABABCC है, ये ध्यान रखना है। राइमिंग स्कीम ABABCC है, यानी कि 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई। जैसे शेक्सपियर की वेनिस एंड एडोनिस, वो भी 6 लाइन स्टैंजा में लिखी, तो उसकी भी राइमिंग स्कीम यही होगी। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि एक क्वार्टर एक राइमिंग कपलेट जरूर फॉलो करेगा। ऐसे पहले आपको ये 4 मिल जाएगा, देन एक 2 लाइन की कपलेट मिल जाएगी। ठीक है, ये ठीक है। मीटर कौन सा यूज़ हुआ है, तो आयम्बिक टेट्रामीटर यूज़ हुआ है, ये ध्यान रखना है। मतलब 4 आयम्बिक फीट 8 सिलेबल पर लाइन, यानी कि ठीक है, मतलब आयम्बिक टेट्रामीटर यूज़ हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। आयम्बिक टेट्रामीटर आप क्या बोल सकते हो कि इसमें हर लाइन में 8 सिलेबल है या फिर 4 आयम्बिक फीट होते हैं। म्यूजिकल क्वालिटी क्या है इसमें, तो इसका जो स्टडी रिदमिक मीटर है, सिंपल राइम है, स्कीम क्रिएट अ स्मूथ फ्लोइंग एंड हाईली म्यूजिकल क्वालिटी है। मतलब इसका एक समान मीटर है, आसान राइम स्कीम, बहुत ही सुरीला बहता हुआ संगीत जैसा लगता है। मतलब जो डैफोडिल्स के लगातार हवाओं में नाचना जैसा फील होता है ना। एग्जाम रेलिवेंस पूछे जा सकते हैं इसके मीटर वगैरह, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। देखिए 24 लाइन्स हैं और आपके 4 स्टैंजा में है, पर स्टैंजा 6 लाइन का है। और राइमिंग स्कीम ABABCC है ना, वही है ना, ABABCC है, हाँ ABABCC है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि 1804 में ये लिखा गया था, वैसे नीचे रिवीजन है। 1804 में ये आया था, मतलब लिखा गया था, 1807 में पब्लिश हुआ था। 24 लाइंस है इसमें और 4 स्टैंजा में है, पर स्टैंजा 6 लाइन का है, यानी कि सस्टेट में लिखा गया है। ओके, एंड राइमिंग स्कीम ABABCC है। और कौन सी मीटर में लिखा है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। मेजर थीम की बात करेंगे तो नेचर एंड ब्यूटी इसकी मेजर थीम है। जैसे नेचर इज प्रेजेंटेड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जॉय, मतलब नेचर खुशी, सुंदरता, आध्यात्मिक खजाने का सबसे बड़ा सोर्स बताया गया है इसमें। जहाँ पे ये बात वो कहते हैं, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, यानी कि सुनहरे डैफोडिल्स का एक झुंड झील के किनारे पेड़ों के नीचे है। ठीक है, मेमोरी एंड रिकलेक्शन, दूसरी जो इसकी थीम है मेमोरी एंड रिकलेक्शन। मतलब इसमें ये क्या बात करते हैं, फूलों को अपनी आंखों से देखने का जो फिजिकल अनुभव तो कुछ ही देर का था। मतलब जैसे हम कोई सीन देखते हैं, वो सीन कुछ टाइम के लिए रहता है, वहाँ से हटे ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी जो याद रहती है वो हमेशा के लिए मन में बस जाती है, और जिसे एक मानसिक दवा की तरह काम करती है, थेरेपेटिक है ना, उसकी तरह काम करती है। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, वैसे ही वर्ड्सवर्थ की ये सीन उनकी दवा की तरह काम की, ये ध्यान रखना। सॉलिट्यूड एंड कंपेनियनशिप करके है, ये भी है, जहाँ पे द पोएम बिगिंस एक नेगेटिव मेलनकली लोनलीनेस। मतलब इसमें बात क्या हुई है कि इसमें पोएट्री की जो शुरुआत होती है वो एक नेगेटिव, एक उदास अकेलेपन से होती है, जहाँ पे बोलते हैं ना कि पोएट लोनली एज अ क्लाउड, है ना, लेकिन इसका जो अंत होता है वो पॉजिटिव होता है और बहुत ही ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि बहुत पॉजिटिव सुकून देने वाले अकेलेपन पर होता है। डैफोडिल्स उनके जीवन भर के सच्चे साथी बन जाते हैं, जहाँ पे ये बोलते हैं, है ना, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ओके, इमेजिनेशन एंड मोशन भी है, ये भी ध्यान रखना। मतलब इसमें दिखाया क्या गया है कि इंसान की जो इमेजिनेशन पावर है ना, इमेजिनेशन में इतनी पावर होती है ना कि घटना के बहुत समय बीत जाने बाद
वो नेचर की उस मूल खुशी को अपने कमरे में बैठे बैठे दोबारा फील कर सकता है। कोई भी चीज़ हो, अगर हम कोई सीन देखकर, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ की सीन्स वगैरह हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाती हैं, भले ही वो उस समय प्रेजेंट वाला नज़ारा नहीं रहता है, लेकिन जब हम घर पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम याद करते हैं, खाली और पेंसिल मोड में होते हैं, याद करते हैं, तो वो सीन हमको वाकई में दिखने लग जाती है ना, तो वो हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाती है। वही हाल था वर्ड्सवर्थ का। बाकी यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, नेचर एज ए हीलर का काम करती है इनके लिए, है ना। वर्ड्सवर्थ का मानना ये था कि नेचर हमारे मन के अकेलेपन को, उदासी को, खालीपन का इलाज करती है, ठीक है। इमोशन, इसमें इन्होंने फिलॉसफी ऑफ नेचर के बारे में बात किया है। इमोशन, जो इमोशनल कनेक्शन है नेचर से, वर्ड्सवर्थ का मानना ये था कि इंसान और नेचर एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड है ना। नेचर इंसानी इमोशन को समझती है और उनका जवाब भी देती है, और इंसान अपना जीवन और अपनी जो ऊर्जा है वो नेचर से ही खींचता है, ऐसा वर्ड्सवर्थ का कहना है। रिकलेक्शन इन टाइम क्वालिटी का मतलब क्या है, ये वर्ड्सवर्थ की एक फिलॉसफी का सबसे बड़ा कोर है। यानी कि जब हम कोई सुंदर नज़ारा देखते हैं तो वो सिर्फ एक रॉ इमोशन होता है, एक कच्चा अनुभव होता है, लेकिन सच्ची पोइट्री, सच्ची खुशी तब पैदा होती है जब हम बाद में अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा शांत दिमाग में बैठकर उस पल को याद करते हैं, जो मैंने अभी बताया। चलिए इसको छोड़ते हैं। बाकी इसमें इन्होंने क्या डिवाइस और स्टाइल यूज़ किया है, तो सिमली है। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, इसमें पूछा जा सकता है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो सिमली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे, ये आपकी सिमली है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, तो ये भी ध्यान रखना है, जब नॉन लिविंग चीज़ को इंसानों की तरह काम करते दिखाया जाए। जैसे डैफोडिल्स को क्राउड कहा गया, डैफोडिल्स को होस्ट कहा गया, है ना, होस्ट कहा गया। डैफोडिल्स नाच रहे हैं, डैफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स, अपने जो सिर हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। जैसे सिर टॉस नहीं हो जाता है आपस में, सब ऐसे, जैसे फूल आप देखोगे ना, वो जो खेत होता है, क्या बोलते हैं, सरसों का जब खेत होता है, सब पीले पीले रहते हैं, हवा चलती है एक दूसरे के, उसी को कहा गया टॉसिंग देयर हेड्स। मतलब वो दोनों अपने, मतलब वो लोग अपने हेड्स को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। यहाँ पे डैफोडिल्स को ही सब कहा गया है। ऐसा लग रहा है डैफोडिल्स वाकई में कोई भीड़ है, कोई मेजबान है, सिर हिलाकर नाचते हैं, ऐसा दिखा है जैसे कोई इंसान हो। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, ओके। जैसे द वेव्स आर आल्सो पर्सोनिफाइड, द वेव्स बिसाइड देम डांस, तो वेव को भी बना दिया गया है इन्होंने इंसानों की तरह, मतलब झील की लहरों का भी इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया है, लहरें उनके बगल में नाच रही थी। तो यहाँ पे भी आपका होगा पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबली का भी इन्होंने यूज़ किया है, जहाँ पे ये कहते हैं 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, मैंने एक ही नज़र में 10,000 फूल देखे। ये फूलों की जो विशाल संख्या पर जोर देने के लिए कहा गया है, एम्फेसाइज किया गया है, तो ये हाइपरबोलिक है, ठीक है। दूसरा है नेवर एंडिंग लाइन, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, नेवर एंडिंग लाइन, मतलब इतना ज़्यादा वो डैफोडिल्स फैले हुए हैं कि कभी ख़त्म न होने वाली कतार है, तो ये भी एक हाइपरबोली है। नेक्स्ट जो है, ध्यान रखना, इमेजरी, विजुअल इमेजरी, गोल्डन डैफोडिल्स, मिल्की वे, स्टार्स दैट शाइन, ये सारे विजुअल इमेजरी हैं। ऐसे शब्दों का यूज जिनसे दिमाग में एक तस्वीर, एक गति बन जाए, उसे इमेजरी कहते हैं। मतलब ऐसे शब्दों का मैं यूज़ करूँ जिनसे आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, एक मोशन बन जाए, उसे बोलते हैं इमेजरी। अब यहाँ पे जैसे गोल्डन डैफोडिल्स तुरंत आपके दिमाग में बन गया होगा, मिल्की वे बोला गया, या साइन करते हुए स्टार्स बोले गए, तुरंत दिमाग में आपके आ गया, तो ये हो गया आपका। बाकी कैनेटिक इमेजरी है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, टॉसिंग दियर हेड्स, ये एक कैनेटिक है, यानी कि फूलों का फड़फड़ाना, नाचना, अपने सिर हिलाना। बाकी एलिट्रेशन है, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, बी, जी, ये सारे एलिट्रेशन है। चलिए फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ये ओपनिंग लाइन है इस पोएम की। ये दिखाती है कि शुरुआत में पोएट का जो मन है वो बिल्कुल कटा हुआ है, बिल्कुल उद्देश्यहीन है, बिल्कुल अकेला है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी है, कौन सी, सिमली है, और ये आपके डैफोडिल्स की ही ओपनिंग लाइन है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ये भी सेकेंड स्टैंजा की बिगनिंग लाइन है, ये भी ध्यान रखना है। या मतलब यहाँ धरती पर उगे डैफोडिल्स की जो तुलना है ना, वो आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे के तारों से की गई है, ये भी ध्यान रखना। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये फाइनल स्टैंजा की लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने इनवर्ड आई नाम लिया है। इनवर्ड आई का मतलब मन की आँख, याद करने और कल्पना करने की जो पावर होती है, यानी कि जब पोएट का अकेलापन उन्हें उदास नहीं करता बल्कि उनके लिए एक ब्लिश का काम करता है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी
नेक्स्ट जो लाइन है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, ये लास्ट की लाइन है, कंक्लूडिंग कपलेट, लास्ट लाइन है पोइट्री की, बिल्कुल लास्ट लाइन है ना, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डैफोडिल्स एक रोमांटिक पोयम है, तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इसमें ये देखने को मिलता है, ये जो पोयम है ना ये बहुत डीपली है, मतलब डीपली पर्सनल है, मतलब इस पोयम में ना आई करके शुरुआत हुई है, मैं से शुरू होती है पोयम, और पूरी तरह से एक पर्सन यानी कि पोएट के मन और उनकी इमोशन की ही कहानी बताती है, फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, ये ध्यान रखना। कॉमन लैंग्वेज इसमें क्या यूज़ हुआ, तो इस पोयम में ना न्यू क्लासिकल जो डिक्शन है, न्यू क्लासिकल पीरियड की जो मतलब न्यू क्लासिकल पीरियड की तरह बहुत जटिल बनावटी शब्दों का यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि इसे भी आम लोगों की तरह बेहद सरल लैंग्वेज में लिखी गई है, न्यू क्लासिकल की नहीं यूज़ हुआ है। स्पॉन्टेनिटी एंड इमोशन, ये भी ध्यान रखना, ये बात करेंगे ठंडे और नीरज यानी कि लॉजिक एंड रीज़न के बजाय दिल की इमोशंस, दिल की इंट्यूशन, फीलिंग उसको सबसे ऊपर रखती है। अभी भाई रोमांटिक कह रहा है तो वही होगा, है ना, नेचर को सेलिब्रेट करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि हम सभी को पता है कि वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, बहुत ही मतलब वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री की जो वोकेबलरी है वो बहुत ही आसान आम बोलचाल की उनकी रहती है, लेकिन फिर भी ये जीवन के बहुत गहरे, बहुत दार्शनिक सच को बेहद आसानी से समझा देते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। विजुअल एंड स्पिरिचुअल ट्रांजिशन है, फ्यूज़न एक्सटर्नल है। बाकी क्रिटिकल व्यूज़ इसमें क्या कहते हैं, कुछ क्रिटिक क्या कहते हैं, क्रिटिक है ना, लिटरेचर के जो क्रिटिक हैं उनका कहना यह है कि इस पोइट्री को ना वर्ड्सवर्थ के उन सभी नियमों का सबसे सफल, सबसे छोटा एग्जाम्पल माना जाता है जो उन्होंने अपनी पोएट मतलब अपनी बुक लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में दिया था। ठीक है, क्रिटिक इस बात पे भी जोर देते हैं, किस बात पे जोर देते हैं कि द ट्रू सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज़ नॉट एक्चुअली द फ्लावर्स बट द पावर ऑफ द ह्यूमन मेमोरी। क्रिटिक इस बात पे भी जोर देते हैं कि इस पोइट्री का असली विषय फूल नहीं है, बल्कि ये इंसान की मेमोरी, इमेजिनेशन की वो ताकत है जो बीते हुए पलों की खुशी को दोबारा पैदा कर सकती है। मतलब फूल नहीं है असली वजह, असली वजह है मेमोरी और इमेजिनेशन। अगर आप कोई चीज़ आज देख रहे हो तो उसको आप अपनी मेमोरी, भाई अब पास्ट की चीज़ें रहती हैं ना हमारे दिमाग में, भले क्या पास्ट को हम दोबारा थोड़ी ना ला सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में कैप्चर रहती हैं, उसको हम चाहे तो याद कर सकते हैं। चलिए रिवीजन ले लेते हैं हम जल्दी से। तो ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, इट वॉज रिटन 1804, it was published 1807, poems in 2 volumes. Poem was inspired by an entry in Dorothy Wordsworth Grasmere Journal। तो ये ध्यान रखना है, ये पोइट्री डोरथी वर्ड्सवर्थ यानी कि पोएट की बहन रहती है, डोरथी वर्ड्सवर्थ की डायरी है, ग्रासमेयर जर्नल की एक एंट्री से प्रेरित है। ठीक है, दी वॉक टुक प्लेस नियर अल्स वाटर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट अप्रैल 1802। तो ये टहलने की घटना लेक डिस्ट्रिक्ट के अल्स वाटर के पास अप्रैल 1802 में हुई थी। द पोएम कंसिस्ट 4 स्टैंजा ऑफ 6 लाइन ईच, टोटल इसमें 24 लाइन्स है। राइमिंग स्कीम इसकी क्या है, AB डबल सी, यानी कि आपकी 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है सस्टेट में। द मीटर यूज इन द पोएम आयम्बिक टेट्रामीटर। द पोएट कंपेयर्स हिज वॉन्डरिंग टू लोनली क्लाउड। तो पोएट अपनी तुलना किससे करते हैं, एक अकेले भटकते हुए बादल से करते हैं। डैफोडिल आर गोल्डन इन कलर। डैफोडिल फूलों का जो रंग है वो कैसा बताया गया इस पोएम में, सुनहरा, गोल्डन बताया गया है। दे आर फाउंड बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्री। और ये फूल कहाँ पाए जाते हैं, ये झील के किनारे पेड़ के नीचे खिले हुए थे। पोएट यहाँ पे कंपेयर द एंडलेस लाइन ऑफ डैफोडिल टू स्टार्स इन द मिल्की वे। तो पोएट डैफोडिल्स की लंबी जो कतार की तुलना वो मिल्की वे के तारों से करते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स द साइन इज अ सिमली। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है। द पोएट क्लेम्स टू हैव सीन 10,000 एट अ ग्लांस, ये हाइपरबोली है इसमें। द वेव्स बिसाइड द डैफोडिल्स आल्सो डांस बट द फ्लावर्स आउटडिड देम इन ग्ली। तो ये भी ध्यान रखना है अपने। इसमें अगर हम बात करेंगे कि जो पोएट हैं, जो वेव्स हैं बिसाइड द डैफोडिल्स ऑल्सो, तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, यानी कि फूलों के बगल में झील की लहरें भी नाच रही थी, लेकिन फूल खुशी मनाने में लहरों से आगे निकल गए, आउटडिड। ठीक है, द पोएट यूजेस द टर्म जोकंड कंपनी टू डिस्क्राइब द जॉयफुल नेचर। ये आपका ये टर्म यूज़ हुआ है इस पोएम में, जोकंड कंपनी। जोकंड कंपनी का मतलब क्या हो, खुशमिजाज साथ। पोएट इसे इस खुशी भरे नेचुरल माहौल को बताने के लिए जोकंड कंपनी शब्द का यूज़ करते हैं। द वेल्थ ब्रॉड बाय द सीन वॉज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जॉय। इस सीन से पोएट की जो दौलत है, जो वेल्थ मिली है, वो इमोशनल और स्पिरिचुअल खुशी थी। द फ्रेज इनवर्ड आई रेफर्स टू मेमोरी एंड इमेजिनेशन। ये जो फ्रेज है इनवर्ड आई, ये वाली जो फ्रेज है ना,
ये 2 लाइन वर्ड्सवर्थ ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी मैरी हचिंसन ने लिखा था, ध्यान रखना। इनवर्ड आई वाली जो सबसे फेमस 2 लाइनें हैं ना, ये वर्ड्सवर्थ ने नहीं, मतलब ये सॉरी, इनवर्ड आई मेमोरी एंड इमेजिनेशन, तो इनवर्ड आई किसको रेफर करता है, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। और ये लाइन ध्यान रखना, इनवर्ड आई की जो दोनों लाइनें हैं ये वर्ड्सवर्थ ने नहीं, वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ थी मैरी हचिंसन ने लिखी थी। द पोएट्स मूड व्हेन लाइंग ऑन द काउच इज वैकेंट एंड पेंसिव, सोफे पर लेटे समय, है ना, पोएट का जो मूड है वो वैकेंट है यानी कि खाली दिमाग है, या पेंसिव में होता है। इन द एंड सॉलिट्यूड इज डिस्क्राइब एज अ ब्लिश, इन्होंने अकेलेपन को एक ब्लिस कहा, वरदान या परम आनंद कहा। इन द एंड द पोएट्स हार्ट डांस विद द डैफोडिल्स, लास्ट में पोएट का दिल डैफोडिल्स के साथ नाचने लगा। द पोएम इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, पूरी पोएम है ना, पूरी पोएम की अगर बात करेंगे तो ये पोएम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी जो सिद्धांत वर्ड्सवर्थ ने दिया है लिटिल बैड्स के प्रीफेस में, इसका एक क्लासिक उदाहरण है। फ्लावर्स आर पर्सोनिफाइड थ्रू आउट द पोएम डांसिंग टॉसिंग दियर हेड्स, है ना, यहाँ पे बोला गया है कि पूरी पोएम में फूलों को ना पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे उनका नाचना, सिर हिलाना। इट इज़ अ क्विट एसेंशियल रोमांटिक लिरिक पोएम, तो ये ध्यान रखना। अब आपको फंसाया कैसे जा सकता है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। टाइटल कन्फ्यूज़न होगा तो ये आपने ध्यान रखना है कि ऑफिशियल टाइटल डैफोडिल्स है, मतलब आपको लगता हो कि ऑफिशियल टाइटल डैफोडिल्स है, नहीं। इन एग्जाम ऑप्शन अगर ये आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड अगर अवेलेबल है तो दैट इज़ द ऑफिशियल एंड करेक्ट टाइटल यही है। डैफोडिल इज़ मेयरली द पॉपुलर इनफॉर्मल टाइटल है, ये ध्यान रखना। मतलब ऑप्शन में अगर पूछा जाए टाइटल कौन सा है, ये रहेगा तो इसी पे लगाओगे। ट्रैप नंबर 2 लिखने मतलब पब्लिश, कंपोजिशन एंड पब्लिकेशन डेट, तो ये ध्यान रखना है, मिक्सअप नहीं करना है, ओके। अच्छे से याद कर लो कि 1802 में एक्चुअल वॉक हैपन हुआ था, है ना, जब वो असल में वहाँ टहलने गए थे डैफोडिल झील के किनारे। 1804 में जब पोइट्री कागज़ पर लिखी गई थी। 1807 में जब पोयम किताब में छपी थी, ये ध्यान रखना है। ऑथरशिप वर्सेस इनवर्ड आई लाइन्स, तो ये मान लेना कि पोइट्री की हर लाइन वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ये गलत है। वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ एक्नॉलेज दैट द 2 बेस्ट लाइन ऑफ द पोएम दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा 2 लाइन। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये वर्ड्सवर्थ की पत्नी मैरी हचिंसन ने लिख कर दी थी, तो ये 2 लाइन वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है, ध्यान रखना है। राइमिंग स्कीम पूछा जाएगा तो इसकी स्ट्रिक्टली AB है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इनमें, क्योंकि सस्टेट में लिखी गई है, मतलब सस्टेट 6 लाइन स्टैंजा में है। प्राइमरी इंस्पिरेशन की बात पूछा जाएगा तो ये मानना कि जब वर्ड्सवर्थ ने फूलों को देखा था वो बिल्कुल अकेले थे, नहीं, ये गलत है। असल जिंदगी इन रियलिटी की बात करेंगे, ही वॉज विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, हिज जनरल एंट्री, आई नेवर शॉ डैफोडिल सो ब्यूटीफुल प्रोवाइडेड द एग्जैक्ट विजुअल डिटेल्स एंड पोएट लेटर यूज्ड। असल ज़िंदगी में वह घटना के समय बिल्कुल अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ भी थी। डोरोथी ने ही अपनी डायरी में लिखा था कि मैं इतने सुंदर डैफोडिल्स कभी नहीं देखे, और इसी डायरी से वर्ड्सवर्थ को अपनी पोइट्री के सटीक जो इमेजेस हैं, जो प्रेरणा, वो मिली। समझ में आया, ये ध्यान रखना है। वर्ड्सवर्थ अकेले नहीं देखे थे, वर्ड्सवर्थ के साथ उनकी बहन थी। तो ये थी आपकी डैफोडिल्स, बहुत जल्दी मैंने पढ़ा दिया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सकता है आपको शाम तक मिल जाए, शाम तक आपको रिवीजन वाली क्लास मिल जाए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर करते रहिएगा, बाय बाय।